किशनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां हरिया नाम का एक आदमी रहता था। हरिया काम से जी चुराता था। आलस तो जैसे उसके खून में बसा था। कोई काम धाम करने का उसका मन ही नहीं करता। अगर महीने में 2-4 दिन मजदूरी मिल गई तो कर ली, वरना बाकी दिन गांव की चौपाल पर या अपने टूटे फूटे घर में पड़े पड़े ऊँघते हुए निकाल देता था। घर भी क्या था, बस नाम का। दीवारें जर्जर, छत जगह जगह से टपकती। अकेला रहता था। माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। एक दोपहर अपने घर के बाहर नीम के पेड़ की छांव में लेटे लेटे हरिया सोच रहा था। कितने बड़े घर में अकेला पड़ा रहता हूँ, न कोई बात करने वाला, न कोई पूछने वाला। मन ही नहीं लगता। गांव के सब लोग देखो कैसे हंसी खुशी रहते हैं, बाल बच्चे, घर वाली। बस एक मैं ही हूँ जिसकी जिंदगी में कोई रस नहीं। फटेहाल घूमता रहता हूँ। पता नहीं कब तक चलेगा ये सब। क्यों ना मैं भी शादी कर लूं। घर में कोई आ जाएगी तो 2 बातें करने को मिलेंगी। घर भी संभल जाएगा। शायद जिंदगी थोड़ी पटरी पर आ जाए। यह सोचते सोचते उसे गांव के बुजुर्ग रामदास काका का ख्याल आया। रामदास काका गांव में सभी का भला सोचते थे और हरिया को भी कभी कभी सलाह दे दिया करते थे। हाँ, मुझे अपनी शादी के बारे में रामदास काका से बात करनी चाहिए। वही कोई रास्ता निकाल सकते हैं। फिर हरिया उठकर सीधा रामदास काका के घर पहुंच गया। राम राम काका। अरे हरिया, आओ बेटा, बैठो। कैसे आना हुआ आज? सब खैरियत तो है? काका, अब क्या बताऊं, अकेले रहते रहते थक गया हूं बिल्कुल। मन उचाट हो गया है। मैं सोच रहा था कि अगर आप कहीं मेरी शादी करवा देते तो बड़ा अच्छा होता। घर में कोई संग साथी हो जाता। रामदास काका ने हरिया को ऊपर से नीचे तक देखा। लेकिन हरिया बेटा, तू तो कुछ काम धंधा करता नहीं। आज काम किया तो 4 दिन घर पर पसरा रहता है। शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है बेटा। घर बसाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। और मेहनत से तो तेरा 36 का आंकड़ा है। फिर ऐसे कैसे गाड़ी चलेगी? नहीं काका, आप चिंता मत करो। मैं आपसे वादा करता हूँ, अब मैं खूब जी लगाकर मेहनत करूंगा, पैसे कमाऊंगा। अपनी घर वाली को कोई कमी नहीं होने दूंगा। बस आप एक बार मेरा घर बसा दो, मेरा अकेलापन दूर हो जाएगा काका। रामदास काका ने कुछ देर सोचा। हरिया की आंखों में उम्मीद दिख रही थी। ठीक है बेटा, अगर तू सच में सुधरने का वादा करता है तो मैं कोशिश करता हूँ। जल्दी ही कोई अच्छी सुशील लड़की देखकर तेरी शादी करवा दूंगा। पर याद रखना, बात सिर्फ शादी करवाने की नहीं, उसे निभाने की भी है। कुछ ही दिनों में रामदास काका ने पास के गांव शिवपुर की एक सीधी सादी लड़की चंपा से हरिया की शादी तय करवा दी। धूमधाम से तो नहीं, पर साधारण तरीके से शादी हो गई। हरिया जब चंपा को लेकर अपने गांव किशनपुर पहुंचा और अपने घर के दरवाजे पर खड़ा हुआ, तो घर की हालत देखकर चंपा का दिल बैठ गया। हे भगवान, ये घर है या भूतों का डेरा? कहाँ ले आए मुझे ये? दीवारों पर मकड़ी के जाले, आंगन में कूड़े का ढेर, छत भी आधी टूटी हुई। क्या हाल बना रखा है घर का? हरिया ने चंपा के चेहरे का भाव पढ़ लिया। क्या हुआ चंपा? क्या सोच रही हो? अरे, आज से ये घर तुम्हारा ही है। तुम आ गई हो तो सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी किस्मत से घर भी चमक उठेगा। अब तुम अंदर चलो, आराम करो। मैं जरा गांव में चक्कर लगाकर आता हूँ। थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। शाम तक उसने घर को थोड़ा रहने लायक बना दिया। फिर उसने जैसे तैसे चूल्हा जलाकर खाना बनाया। जब हरिया लौटा तो घर थोड़ा साफ देखकर और खाने की खुशबू सूंघकर खुश हो गया। अपनी पत्नी के हाथ का बना गर्मा गर्म खाना खाकर वह सोचने लगा, वाह, आज कितने सालों बाद इतना बढ़िया पेट भर खाना मिला है। शादी करके तो अच्छा ही किया। अब मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है? चंपा है ना सब संभालने के लिए। रोज ऐसे ही मजे से गर्मा गर्म खाना खाया करूंगा। चंपा बेचारी सुबह से शाम तक घर के काम में लगी रहती।
कुछ दिन तो चंपा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उसने देखा कि उसका पति कोई काम करने का नाम ही नहीं ले रहा और सारा दिन निठल्ला पड़ा रहता है, तो एक दिन उसने हिम्मत करके पूछा, सुनिए जी, आप सारा दिन घर पर ही पड़े रहते हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा? घर चलाने के लिए कुछ कमाना भी तो पड़ता है। आप कोई काम धंधा क्यों नहीं करते? अरे भाग्यवान, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं यही सोच रहा था कि अब कोई काम ढूंढना चाहिए। कब तक सोचते रहेंगे? ऐसे सोचने से पेट नहीं भरता, घर नहीं चलता, काम करने से चलता है। घर में आटा भी बस 2-4 दिन का ही बचा है। अगर आप जल्दी कुछ नहीं करेंगे तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। अरे चंपा, तुम बेकार में परेशान होती हो। भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं जल्दी ही कोई बढ़िया काम तलाश कर लूंगा। लेकिन हरिया ने कोई काम तलाश नहीं किया। यूं ही कई दिन और बीत गए। घर का सारा राशन पानी खत्म हो गया। चंपा बहुत चिंतित हो गई। सुनिए, अब तो घर में बनाने के लिए एक दाना भी नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आज क्या पकाऊं और आपको क्या खिलाऊं। लगता है आज तो सच में भूखा ही रहना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, भूखा क्यों रहना पड़ेगा? तुम बिल्कुल परेशान मत हो चंपा। मैं अभी जाता हूँ और घर के लिए राशन का पूरा इंतजाम करके आता हूँ। इतना कहकर हरिया घर से निकल गया। घर की यह हालत देखकर चंपा सोचने लगी, हे भगवान, मैंने क्या सोचकर इनसे शादी की थी और ये क्या निकला? ये आदमी तो एकदम निखट्टू है। इसके साथ मेरी पूरी जिंदगी कैसे कटेगी? ये तो कुछ करना ही नहीं चाहता। रामदास काका ने भी कहाँ फंसा दिया मुझे। कुछ ही देर में हरिया 2 बड़े बड़े झोले भरकर घर लौटा। झोलों में आटा, दाल, चावल, तेल सब कुछ था। इतना सारा सामान देखकर चंपा हैरान रह गई। अरे, आपके पास तो एक पैसा भी नहीं था, फिर आप ये इतना सारा सामान कहाँ से ले आए? अरे भाग्यवान, तुम भी क्या बच्चों जैसी बातें करती हो? अपना दोस्त है ना मोहनलाल सेठ, गांव के नुक्कड़ पर जिसकी दुकान है, उसी की दुकान से उधार लाया हूँ। जब कोई काम करूंगा, पैसे कमाऊंगा तो उसका उधार चुका दूंगा। इसमें चिंता की क्या बात है? उधार लाए हैं? किसी का उधार लेना अच्छी बात नहीं होती जी। आप कुछ करते तो है नहीं, फिर ये उधार कैसे चुकाएंगे? अगर समय पर पैसे नहीं लौटाए तो आज जो उधार दे रहा है, कल वही इज्जत उतारेगा। तब क्या होगा? अरे तब की तब देखी जाएगी। तुम ज्यादा मत सोचो। मैं कोई मूर्ख नहीं हूँ। हर चीज का इंतजाम करके रखता हूँ मैं। तुम बस खाना बनाओ। अब यह सिलसिला चल पड़ा। जब भी घर का राशन खत्म होता, हरिया किसी न किसी बहाने मोहनलाल सेठ की दुकान से या गांव के किसी और आदमी से उधार ले आता। देखते ही देखते उस पर काफी कर्ज चढ़ गया। अब लोग अपना पैसा मांगने के लिए उसके घर के चक्कर काटने लगे। कोई सुबह आता, कोई शाम को। रोज रोज के तानों और झगड़ों से परेशान होकर एक दिन चंपा बिना बताए अपने मायके सुंदर नगर चली गई। पत्नी के जाने के बाद हरिया की हालत फिर से पहले जैसी हो गई। घर में खाने को दाना नहीं, बनाने वाली भी कोई नहीं, और सबसे बड़ी मुसीबत कर्ज वाले। अब तो मोहनलाल सेठ ने भी उधार देना बंद कर दिया था। हरिया सुबह दरवाजा खोलने से भी डरता था कि कहीं कोई लेनदार न खड़ा हो। एक दिन वह फिर अपनी नीम की छांव में लेटा सोच रहा था। जब से चंपा मायके गई है, सब गड़बड़ हो गया है। हालत फिर से वैसी ही हो गई। न घर में खाने को कुछ है, न कोई उधार देता है। ऊपर से ये कर्ज वाले सुबह शाम दरवाजे पर खड़े रहते हैं। चंपा ठीक ही कहती थी, इनका पैसा कहां से लौटाऊंगा? मुझे किसी भी तरह इन उधार वालों से पीछा छुड़ाना होगा। क्या करूं? हाँ, एक तरकीब है। अपनी ससुराल सुंदर नगर चला जाता हूं। चंपा को भी मना लाऊंगा और 1 आध महीना वहीं रहूंगा। वहां खाने पीने की मौज रहेगी और यहाँ कर्ज वालों से भी जान छूटेगी। जब तक मैं यहाँ रहूंगा ही नहीं तो कौन मुझसे पैसे मांगेगा? हाँ, ये ठीक रहेगा। अगले ही दिन सुबह सुबह हरिया ने अपना एक फटा पुराना थैला उठाया और सुंदर नगर की ओर चल पड़ा। किशनपुर से सुंदर नगर काफी दूर था। चलते चलते दोपहर हो गई। धूप तेज थी
और हरिया पसीने से तरबतर हो गया। उसके पैरों में दर्द होने लगा। उफ, बहुत थक गया। पैरों में तो जैसे जान ही नहीं बची। थोड़ी देर इस बड़े से आम के पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ, वरना ससुराल पहुँचते पहुँचते तो दम ही निकल जाएगा। फिर हरिया उस पेड़ की घनी छांव में अपना थैला सिरहाने रखकर लेट गया और जल्द ही उसे नींद आ गई। कुछ देर आराम करने के बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने अंगड़ाई ली और फिर से सुंदर नगर की ओर चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद हरिया फिर से हांफने लगा। कोई सवारी भी तो नजर नहीं आ रही। बैलगाड़ी या कुछ मिल जाता तो आराम से पहुंच जाता। ऐसे पैदल तो शाम हो जाएगी। तभी हरिया की नजर सड़क के किनारे चरते हुए एक हट्टे कट्टे बैल पर पड़ी। बैल के गले में रस्सी थी, पर वो खुला घूम रहा था। उसे देखकर हरिया की आंखें चमक उठीं। अरे वाह, क्या शानदार बैल है। इससे अच्छी सवारी और क्या होगी। लेकिन ये है किसका? इसका मालिक तो कहीं दिख नहीं रहा। लगता है अपने मालिक से छूटकर भाग आया है। वाह भगवान, आज तो तूने सुन ली मेरी। इस बैल की सवारी करके तो मजा ही आ जाएगा। फिर हरिया धीरे धीरे उस बैल के पास गया। बैल शांति से घास चर रहा था। हरिया ने हिम्मत करके उसकी पीठ पर चढ़ने की कोशिश की। जैसे ही वह बैठा, बैल बिदक गया और उछल कूद करने लगा। हरिया बुरी तरह से उसकी पीठ से नीचे जमीन पर आ गिरा। हाय दैया, मार डाला कमबख्त ने। मैं तो इसे बड़ा सीधा समझ रहा था, लेकिन ये तो नंबर 1 का शैतान निकला। आज मैं तेरी ऐसी मरम्मत करूंगा कि तू भी जिंदगी भर याद रखेगा कि तेरा पाला हरिया से पड़ा था। रुक बदमाश, तुझे मैं अभी मजा चखाता हूँ। फिर हरिया ने गुस्से में उस बैल को पकड़ा और पास के एक पेड़ से उसकी रस्सी कसकर बांध दी। उसने आसपास से एक डंडा उठाया और उसे पीटने ही वाला था कि उसके दिमाग में ख्याल आया। अरे, कहीं इसका मालिक मुझे इसे पीटते हुए देख ना ले। अगर उसने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। छोड़ो इसे, पेड़ से बंधा है, कहीं जाएगा नहीं। मैं अपनी राह चलता हूँ। फिर हरिया उस बैल को वहीं पेड़ से बंधा छोड़कर जल्दी जल्दी सुंदर नगर की ओर बढ़ गया। कुछ ही देर में वह अपनी ससुराल पहुंच गया। दरवाजे पर ही उसके ससुर दीनानाथ मिल गए। अरे दामाद जी, आप आइए आइए। मैं अभी चंपा बिटिया से आपके बारे में ही बात कर रहा था। आपकी उम्र तो बहुत लंबी है। कहिए, गांव में सब ठीक ठाक है ना? हाँ ससुर जी, सब कुशल मंगल है। बस आपकी और चंपा की याद आ रही थी तो सोचा आपके दर्शन करता चलूं। पास ही खड़ी चंपा सब समझ रही थी कि यह झूठ बोल रहे हैं। जरूर गांव में कोई मुसीबत हुई होगी या लेनदारों से बचने आए होंगे। अरे चंपा, खड़ी खड़ी क्या देख रही है? जा बेटा, दामाद जी के लिए ठंडा पानी लेकर आ। चंपा पानी लेने अंदर चली गई। दामाद जी, आप बैठिए, मैं जरा खेत की तरफ होकर आता हूँ। बस घंटे 2 घंटे में वापस आ जाऊंगा। इतने में चंपा पानी ले आई। ससुर के जाने के बाद उसने हरिया से पूछा, कैसे हैं जी आप? गांव में सब ठीक है? अरे भाग्यवान, मैं तो एकदम मजे में हूँ। तुम बताओ, तुम कैसी हो? जी, मैं भी ठीक हूँ। आप इतनी दूर से चलकर आए हैं, थक गए होंगे। थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए कुछ नाश्ता लेकर आती हूँ। कुछ ही देर में चंपा एक थाली में गर्मा गर्म जलेबी और मठरी ले आई। थाली देखकर हरिया के मुंह में पानी आ गया, पर उसने ऊपर से कहा, अरे भाग्यवान, तुम ये मिठाई क्यों ले आई? मिठाई खा खाकर तो मेरा जी भर गया है गांव में। अब तो मिठाइयों की तरफ देखने का भी मन नहीं करता। हरिया की यह बात सुनकर चंपा सोचने लगी, लगता है अब इनका काम धंधा अच्छा चल पड़ा है। पैसे कमा लिए होंगे, तभी तो मिठाइयाँ खाने से मना कर रहे हैं, वरना गांव में तो मिठाई के लिए तरसते थे। चलो, अच्छा है अगर सुधर गए हो तो। अरे भाग्यवान, क्या सोचने लगी? लाओ, ये थाली मुझे दे दो।
अब तुम मेरे लिए इतने प्यार से लाई हो तो थोड़ी बहुत तो खानी ही पड़ेगी। जाओ, अब तुम मेरे लिए कुछ बढ़िया सा खाने का इंतजाम करो, बहुत तेज भूख लगी है। चंपा मुस्कुराती हुई हरिया के लिए खाना बनाने चली गई। थोड़ी देर के बाद घर के बाहर कुछ शोरगुल होने लगा। हरिया उत्सुकतावश घर से बाहर आया और जमा हुए लोगों से पूछा, अरे भाइयों, इतना शोर क्यों मचा रखा है? क्या बात हो गई? तभी उसके ससुर दीनानाथ भी खेत से लौट आए। दामाद जी, बात यह है कि अपने पड़ोसी शंकर का बैल कहीं खो गया है। सुबह से बेचारा ढूंढ रहा है पर अभी तक मिला नहीं। बैल भी बड़ा सीधा और कीमती था। अपने ससुर की बात सुनकर हरिया के कान खड़े हो गए। वह सोचने लगा, कहीं ये शंकर का बैल वही तो नहीं है जिसे मैं रास्ते में पेड़ से बांधकर छोड़ आया था? हाँ, हो ना हो वही होगा। तभी बैल का मालिक शंकर रोता हुआ बोला, पता नहीं मेरा प्यारा मोती कहाँ चला गया। मैं तो उसे बिल्कुल अपने बच्चे की तरह रखता था। उसके बिना मेरा मन नहीं लग रहा। अरे भाई, तुम घबराओ मत, तुम्हारा बैल जल्दी मिल जाएगा। जरा तुम अपना हाथ मुझे दिखाओ। शंकर ने हैरानी से हरिया की तरफ देखा, फिर अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। हरिया ने गंभीरता का ढोंग करते हुए उसका हाथ पकड़ा और कुछ देर लकीरें देखने का नाटक किया। फिर बोला, तुम्हारा बैल, हाँ, तुम्हारा बैल किसी ने गांव से बाहर पूरब दिशा में जंगल की तरफ एक बड़े आम के पेड़ से बांध रखा है। सब लोग हैरान रह गए। दीनानाथ ने पूछा, लेकिन दामाद जी, आप किसी का हाथ देखकर इतने यकीन से कैसे बता सकते हो कि बैल कहां पर है? वो सब छोड़िए ससुर जी, ये विद्या की बातें हैं। शंकर भाई, आप जल्दी से जाओ और अपने बैल को ले आओ, इससे पहले कि कोई और उसे खोल कर ले जाए। शंकर तुरंत गांव से बाहर पूरब दिशा में जंगल की ओर भागा। कुछ देर खोजने के बाद उसे सचमुच अपना बैल उसी बड़े आम के पेड़ से बंधा हुआ मिल गया, जैसा हरिया ने बताया था। शंकर की खुशी का ठिकाना न रहा। वह अपने बैल मोती को लेकर गांव वापस आया और खुशी से चिल्लाने लगा, अरे भाइयों, चंपा के पति तो बड़े पहुंचे हुए ज्ञानी हैं। उन्होंने हाथ देखते ही बता दिया कि मेरा मोती कहाँ है। बिल्कुल वहीं मिला जहां उन्होंने बताया था। अगर वो नहीं बताते तो शायद मुझे मेरा मोती कभी वापस नहीं मिल पाता। यह सुनकर सभी गांव वाले हरिया की तारीफ करने लगे। वाह भाई वाह, हरिया भाई तो बड़े अंतर्यामी निकले। हाँ भाई, हमने तो इन्हें यूं ही समझा था, ये तो छुपे रुस्तम हैं। चंपा भी अपने पति की इतनी प्रशंसा होते देखकर हैरान भी थी और थोड़ी खुश भी। उसे लगा शायद सचमुच इनमें कोई खास बात है जिसके बारे में वो जानती नहीं थी। सुंदर नगर में रहते हुए हरिया के मजे थे। अच्छा खाना पीना, कोई काम नहीं और ऊपर से ज्ञानी होने का तमगा अलग से मिल गया था। लेकिन एक रात उसे बेचैनी होने लगी। उसे किशनपुर के कर्ज वालों का डर सता रहा था। नींद नहीं आ रही थी तो वह चुपचाप घर से बाहर निकल आया और गांव के बाहर टहलने लगा। टहलते टहलते वह गांव से कुछ दूर जंगल के पास पहुंच गया। तभी अंधेरे में उसे कुछ लोगों की आहट सुनाई दी। वह डरकर एक पेड़ के पीछे छिप गया। उसने देखा कि 4-5 लोग चुपके चुपके बातें कर रहे थे। उनके हाव भाव से लग रहा था कि वे चोर हैं। हरिया बहुत घबरा गया। तभी उनमें से एक की नजर पेड़ के पीछे छिपे हरिया पर पड़ गई। कौन है बे वहां? बाहर निकल। हरिया कांपता हुआ बाहर निकला। चोरों ने उसे घेर लिया। कौन है तू और इतनी रात को यहाँ जंगल में क्या कर रहा है? सच सच बता, वरना यहीं गाड़ देंगे। हरिया डर के मारे थर थर कांप रहा था। वह सोचने लगा, अगर मैंने इन्हें सच बताया कि मैं डर के मारे यहाँ टहल रहा हूँ तो ये जरूर मुझे मार डालेंगे। ऐसा करता हूँ, इनसे झूठ बोल देता हूँ कि मैं भी चोर हूँ, शायद जान बच जाए। उसने हिम्मत करके कहा, अरे भाई, गुस्सा क्यों होते हो? मैं कोई जासूस नहीं हूँ। मैं भी तुम लोगों की तरह एक चोर ही हूँ। बस फर्क इतना है कि तुम लोग टोली बनाकर काम करते हो और मैं अकेला ही हाथ साफ करता हूँ। आज कहीं कुछ हाथ नहीं लगा तो थक हार कर अपने ठिकाने पर जा रहा था। चोरों का सरदार उसे शक की निगाह से देखने लगा।
तो तू भी हमारी बिरादरी का है? देखने से तो लगता नहीं। अरे सरदार, शक्ल पे मत जाओ। बड़े बड़े सूरमाओं के घर साफ कर चुका हूं अकेला। चाहो तो आजमा कर देख लो। ठीक है, आज तू हमारे साथ चलेगा। आज हम गांव के बड़े सेठ लक्ष्मीचंद के घर डाका डालने वाले हैं। अगर तू सच में चोर है तो अपना हुनर दिखाना, और अगर झूठ बोला तो सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। चल हमारे साथ। बेचारा हरिया मरता क्या न करता, ना चाहते हुए भी उसे चोरों के साथ जाना पड़ा। चोर उसे सेठ लक्ष्मीचंद की हवेली के पीछे ले गए। देख हरिया, आज से तू हमारा साथी है। मेरी एक बात गांठ बांध ले, हम जिस घर में भी चोरी करने जाते हैं वहां से सिर्फ सोना, चांदी, नकदी जैसी कीमती चीजें ही उठाते हैं, और अपनी कोई भी निशानी पीछे नहीं छोड़ते जिससे हम पकड़े जाएं। समझ गया? हाँ हाँ सरदार, समझ गया। जैसा आप कहोगे वैसा ही करूंगा। फिर वे सब दीवार फांदकर सेठ की हवेली के अंदर घुस गए। हवेली में अंधेरा था। सभी चोर दबे पांव इधर उधर फैलकर कीमती सामान खोजने लगे। हरिया भी डरते डरते उनके पीछे चल रहा था। तभी अंधेरे में उसकी नजर आंगन में रखी एक बड़ी सी तांबे की हांडी पर पड़ी। हांडी अंधेरे में भी थोड़ी थोड़ी चमक रही थी। हरिया ने सोचा, अरे वाह, ये तो सोने की हांडी लगती है। कितनी बड़ी है। जरूर इस घर में सबसे ज्यादा कीमती चीज यही होगी। अगर मैंने ये हांडी उठा ली तो सरदार मुझसे बहुत खुश हो जाएगा। ये सोचकर हरिया ने उस भारी हांडी को उठाने की कोशिश की। अपरे, ये तो बहुत भारी है। इसकी तो बहुत अच्छी कीमत मिलेगी। जरा ठोक कर देखता हूं, माल असली है भी या नकली। और हरिया ने उंगली से उस तांबे की हांडी को जोर से ठोक दिया। हांडी की आवाज पूरी हवेली में गूंज गई। आवाज सुनकर सेठ लक्ष्मीचंद और घर के बाकी लोग जाग गए। उन्होंने शोर मचा दिया, चोर चोर पकड़ो। चोरों में भगदड़ मच गई। वे भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन तब तक सेठ के नौकरों और पड़ोसियों ने हवेली को घेर लिया था। हरिया समेत सभी चोर पकड़ लिए गए। सुबह होते ही सेठ लक्ष्मीचंद सभी चोरों को पकड़कर गांव के ठाकुर साहब के पास ले गया और सारी बात बताई। ठाकुर साहब ने चोरों को देखा, फिर हरिया से पूछा, क्यों बे लड़के, तूने हांडी क्यों बजाई? तेरी वजह से ही ये सब पकड़े गए। हरिया ने देखा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं सिवाय झूठ के। उसने बड़ी चालाकी से जवाब दिया, नहीं मालिक, मैं चोर कहाँ। मैं तो बहुत ही सीधा सादा और शरीफ आदमी हूँ हुजूर। मैं तो रात में किसी काम से जा रहा था, तभी मैंने इन चोरों को सेठ जी की हवेली में घुसते देखा। मैं अकेला था, इसलिए इनका मुकाबला नहीं कर सकता था। इसलिए मैं भी चुपके से इनके पीछे घुस गया, और जैसे ही मौका मिला मैंने जोर से हांडी बजा दी ताकि घर वाले और गांव वाले जाग जाएं और इन चोरों को पकड़ा जा सके। मैंने तो इन चोरों को पकड़वाने के लिए ही हांडी बजाई थी मालिक। ठाकुर साहब ने हरिया की बात सुनी। बात तो पते की कह रहा है। भला ये आदमी चोरों का साथी होते हुए भी हांडी क्यों बजाएगा? जरूर इसने चोरों को पकड़वाने के लिए ही ऐसा किया होगा। बड़ा बहादुर और चतुर लड़का है। शाबाश नौजवान, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए। तुमने बड़ी ही चतुराई और बहादुरी से इन खूंखार चोरों को पकड़वाया। तुम्हारी इस बहादुरी के लिए हम तुम्हें 50 सोने की मोहरें इनाम में देते हैं। बहुत बहुत मेहरबानी हुजूर, आपकी कृपा है। अब मुझे घर जाने की इजाजत दीजिए। ठाकुर साहब ने चोरों को कारागार में डालने का हुक्म दिया और हरिया 50 सोने की मोहरें लेकर खुशी खुशी अपनी ससुराल लौट आया। जब हरिया ने अपने ससुर दीनानाथ को सोने की मोहरें दिखाईं, तो दीनानाथ हैरान रह गए। अरे दामाद जी, इतनी सारी सोने की मोहरें ये कहां से लाए आप? ससुर जी, ये मोहरें मुझे ठाकुर साहब ने इनाम में दी हैं, क्योंकि मैंने गांव के बड़े सेठ लक्ष्मीचंद के घर चोरी करने वाले चोरों को पकड़वाया है। इसीलिए ठाकुर साहब ने खुश होकर मुझे ये इनाम दिया। अरे वाह दामाद जी, हम लोग तो रात से आपको ढूंढ रहे थे। सोचा कहीं आप बिना बताए अपने गांव तो नहीं चले गए, लेकिन आपने तो कमाल कर दिया। बड़ी ही बहादुरी का काम किया है आपने।
देखते ही देखते पूरे सुंदर नगर गांव में हरिया की बहादुरी और होशियारी की बात फैल गई। सुना भाई, चंपा का पति तो बड़ा बहादुर निकला। उसने अकेले ही चोरों को पकड़वा दिया। हाँ, और कहते हैं कि वो बड़ा ज्ञानी भी है। उसने शंकर का खोया बैल भी ढूंढ निकाला था। चंपा अपने पति की बहादुरी की बातें सुनकर फूली नहीं समा रही थी। वह सोचने मेरी तो बुद्धि ही खराब हो गई थी, जो मैं इनके बारे में न जाने क्या क्या बुरा सोचती थी कि ये आलसी हैं, निखट्टू हैं, लेकिन मैं तो गलत थी। ये तो बहुत ही समझदार, होशियार और बहादुर हैं। आज के बाद मैं इनके बारे में कभी गलत नहीं सोचूंगी। क्या गांव के बहुत से लोग अब हरिया से मिलने और उसकी सलाह लेने आने लगे। कोई अपनी खोई हुई बकरी के बारे में पूछता तो कोई अपनी बीमारी के बारे में। हरिया गोलमोल जवाब देकर उन्हें टाल देता। एक दिन कुछ लोगों ने पूछा, हरिया भाई, आपने तो सच में कमाल कर दिया, लेकिन हमें भी तो बताओ, आपने उन चोरों को पकड़ा कैसे? अरे भाई, ये सब तो मेरी ज्योतिष विद्या और छठी इंद्री का कमाल है। मुझे तो एक दिन पहले ही आभास हो गया था कि गांव में चोरी होने वाली है। बस फिर क्या था, मैंने योजना बनाकर उन चोरों को रंगे हाथों पकड़वा दिया। अब तो पूरे गांव में यह बात और भी ज्यादा पक्की हो गई कि हरिया एक बहुत बड़ा ज्योतिषी और ज्ञानी है। उसके पास हर समस्या का समाधान है और वह भूत भविष्य सब जानता है। एक दिन सुंदर नगर में बड़ी सनसनी फैल गई। ठाकुर साहब की हवेली से ठाकुराइन जी का बेशकीमती हीरे जरा कंगन चोरी हो गया था। ठाकुर साहब आग बबूला हो गए। पूरे नगर में चोर की तलाश की गई। हर आने जाने वाले पर नजर रखी गई, लेकिन कंगन और चोर का कुछ पता नहीं चला। ठाकुर साहब ने अपने मंत्री को बुलाया। मंत्री जी, चोर का कुछ पता चला या नहीं? नहीं हुजूर, अभी तक चोर का कोई सुराग नहीं मिला है। हमने बहुत कोशिश की, पर सब बेकार। क्या करे, वह कंगन ठाकुराइन जी को बहुत प्रिय था। लेकिन महाराज, एक उपाय है। हमारे गांव में आजकल एक आदमी है, चंपा का पति हरिया, जिसके बारे में कहते हैं कि उसे हर चीज का ज्ञान है। वह अंतर्यामी है। उसने शंकर का खोया बैल भी ढूंढ निकाला था और सेठ लक्ष्मीचंद के घर के चोरों को भी पकड़वाया था। शायद वह कंगन के बारे में कुछ बता सके। कौन हरिया? वही लड़का जिसे हमने चोर पकड़वाने पर इनाम दिया था। हमें तो पता ही नहीं था कि वह इतना ज्ञानी है। हाँ महाराज, वही। कहते हैं बड़ी सिद्धियां हैं उसके पास। ठीक है सैनिकों, जाओ, जितनी जल्दी हो सके उस हरिया को हमारे सामने पेश करो। दो सैनिक तुरंत हरिया के घर पहुंचे और उसे पकड़कर ठाकुर साहब के दरबार में ले आए। हरिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्यों बुलाया गया है। ठाकुर साहब ने उसे गंभीर दृष्टि से देखा। सुना है हरिया कि तुम बहुत बड़े ज्योतिषी हो। तुम्हें गुप्त बातों का ज्ञान है, क्या यह सच है? जी जी हुजूर, थोड़ा बहुत जानता हूं अन्नदाता। ईश्वर की कृपा है। जो लोग अक्लमंद होते हैं वे अपनी तारीफ खुद नहीं करते। अब तुम मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। हवेली से ठाकुराइन जी का हीरे का कंगन चोरी हो गया है। तुम्हें तो सब ज्ञान है। अब तुम हमें बताओ कि वह कंगन कहाँ है और उसे कौन चुरा कर ले गया है। यह सुनकर हरिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। हे भगवान, अब क्या होगा? मैं तो कोई ज्योतिषी नहीं हूं। मैं कैसे बताऊंगा कि कंगन कहाँ है? आज तो मेरा झूठ पकड़ा गया। तुम्हारे पास कल सुबह तक का समय है। कल सूरज उगने तक कंगन हमें मिलना चाहिए। अगर कंगन मिल गया तो तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा, और अगर नहीं मिला तो तुम्हारी खैर नहीं। तुम्हें झूठी अफवाहें फैलाने और हमें धोखा देने के जुर्म में कड़ी सजा दी जाएगी। याद रखना, कल सुबह तक। जो हुकुम महाराज। कल सुबह तक कंगन जरूर मिल जाएगा। इतना कहकर हरिया कांपता हुआ दरबार से निकला और सीधा अपने घर चला गया। वह बुरी तरह डर गया था। वह सोचने लगा, अब क्या होगा हरिया? तू तो बुरी तरह फंस गया। कहां से तलाश करेगा रानी? नहीं, ठाकुराइन का कंगन। अगर कल सुबह तक कंगन नहीं मिला तो ठाकुर साहब तो मुझे सूली पर ही लटका देंगे।
ये सब मेरे झूठ बोलने की सजा मिल रही है। पहले बैल वाली बात, फिर चोरों वाली बात। झूठ पर झूठ बोलता गया और अब जान पर बन आई है। अब मैं क्या करूं? हे ईश्वर, आज मेरी मदद कर, मुझे बचा ले। हरिया यह सोच ही रहा था कि उसके पास उसकी पत्नी चंपा आ गई। उसने हरिया का उतरा हुआ चेहरा देखा। क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों हैं? और आपको ठाकुर साहब ने क्यों बुलाया था? सब ठीक तो है? हाँ हाँ चंपा, सब ठीक है। ठाकुर साहब को मुझसे कोई जरूरी काम था, बस उसी सिलसिले में बुलाया था। तुम जाओ, मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो। मैं बहुत थका हुआ हूँ, थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। चंपा चली गई, लेकिन उसे चिंता लगी रही। हरिया घर के बाहर पड़ी चारपाई पर लेट गया, पर आंखों में नींद कहाँ। उसे पूरी रात यही डर सताता रहा कि कल सुबह ठाकुर उसे मार डालेगा। सोचते सोचते आधी रात बीत गई। जब नींद बिल्कुल नहीं आई तो हरिया उठकर बैठ गया और अंधेरे में चारपाई पर टहलने लगा। वह हताशा में खुद से ही बातें करने लगा। हाय रे मेरी करनी, किस मुसीबत में फंस गया। अरे मेरी किस्मत, तूने ही मुझे इस हाल तक पहुंचाया है। कल सुबह ठाकुर मेरी गर्दन काटेगा। हे भगवान, अब कोई रास्ता नहीं बचा। हाय मेरी किस्मत, तूने मुझे कहीं का न छोड़ा। हरिया तो अपनी करनी को कोस रहा था, लेकिन संयोग देखिए, ठाकुर साहब की हवेली में सफाई करने वाली एक नौकरानी का नाम भी कमला था और वही ठाकुराइन का कंगन चुरा कर लाई थी। वह हरिया के घर के पड़ोस में ही रहती थी। उस समय वह किसी काम से बाहर निकली थी और उसने अंधेरे में हरिया को खुद से यह कहते हुए सुन लिया। हरिया के मुंह से अपना नाम और गर्दन काटने की बात सुनकर वह बुरी तरह डर गई। अरे बाप रे, लगता है इस ज्योतिषी हरिया को मेरे बारे में सब पता चल गया है। इसे पता चल गया है कि कंगन मैंने ही चुराया है, तभी तो मेरा नाम ले रहा है। अब यह सुबह ठाकुर साहब को बता देगा, फिर ठाकुर साहब मुझे और मेरे पति को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हे भगवान। डर के मारे कांपती हुई कमला सीधा हरिया के पास पहुंची। हरिया उसे देखकर चौंक गया। मुझे माफ कर दो ज्योतिषी जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आप ठाकुर साहब को मत बताना कि कंगन मैंने चुराया है, वरना ठाकुर साहब मुझे और मेरे पति को मार डालेंगे। मुझे बचा लो ज्योतिषी जी, मैं लालच में आ गई थी। ये लो कंगन, आप इसे ठाकुर साहब को दे देना, पर मेरा नाम मत लेना। भगवान के लिए मुझे बचा लो। हरिया तो अवाक रह गया। उसे अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। किस्मत ने फिर उसका साथ दिया था। उसने जल्दी से खुद को संभाला और गंभीरता का नाटक करते हुए कहा, ठीक है, मैं जानता था कि चोरी तुमने ही की है। मेरी नजरों से कुछ छिप नहीं सकता, लेकिन तुम गिड़गिड़ा रही हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श देता हूं। मैं राजा, मतलब ठाकुर साहब को तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगा। लाओ, वो कंगन मुझे दो। कमला ने तुरंत अपनी साड़ी के पल्लू में छिपाकर रखा हुआ हीरे का कंगन निकालकर हरिया को दे दिया और रोती हुई वहां से भाग गई। हरिया ने कंगन को हाथ में लिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी जान बच गई है। अगली सुबह हरिया नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर हीरे का कंगन लेकर ठाकुर साहब के दरबार में पहुंचा। ठाकुर साहब बेचैनी से उसका इंतजार कर रहे थे। प्रणाम अन्नदाता। कहो हरिया, क्या समाचार लाए हो? मिला कंगन? जी हुजूर, आपकी कृपा और मेरी विद्या से ठाकुराइन जी का कंगन मिल गया है। यह लीजिए। हरिया ने कंगन ठाकुर साहब को दे दिया। कंगन देखकर ठाकुर साहब की खुशी का ठिकाना न रहा। वाह हरिया, वाह, मान गए तुम्हें। तुम्हारा जवाब नहीं, वाकई तुम्हें हर चीज का ज्ञान है। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए। तुमने हमारा इतना बड़ा संकट दूर कर दिया। इस इनाम के बदले हम तुम्हें 200 सोने की मोहरें और गांव के पास 5 बीघा जमीन इनाम में देते हैं। हरिया ने झुककर इनाम स्वीकार किया। धन्यवाद अन्नदाता, यह सब आपकी ही कृपा है। जाओ, अब तुम जा सकते हो।
हमें जब भी तुम्हारी जरूरत होगी हम तुम्हें याद करेंगे। हरिया 200 सोने की मोहरें और जमीन के कागजात लेकर खुशी खुशी घर लौटा। अब उसके पास काफी धन इकट्ठा हो गया था। उसने अपनी पत्नी चंपा को सारी बात, शायद थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर, बताई। फिर कुछ दिन सुंदर नगर में रहकर वह चंपा को लेकर वापस अपने गांव किशनपुर चला गया। वहां उसने सबसे पहले मोहनलाल सेठ और बाकी सभी लेनदारों का कर्ज चुका दिया। फिर उसने अपना पुराना टूटा फूटा घर तुड़वाकर एक अच्छा, पक्का और आलीशान घर बनवाया। उसने इनाम में मिली जमीन पर खेती शुरू करवाई। अब हरिया पहले की तरह आलसी नहीं रहा। हालांकि मेहनत करना उसे अब भी ज्यादा पसंद नहीं था, लेकिन वह अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगा था। वह अपनी पत्नी चंपा के साथ उस नए घर में खुशी खुशी रहने लगा। गांव वाले अब भी उसे बड़ा ज्ञानी और बहादुर मानते थे, पर हरिया जानता था कि यह सब किस्मत का खेल और संयोग का फेर था। उसने सीख लिया था कि झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता, लेकिन कभी कभी किस्मत अनजान रास्तों से भी मेहरबान हो जाती है। यह कहानी हमें बताती है कि आलस और झूठ बोलना अंततः मुसीबत का कारण बनता है। हालांकि कभी कभी भाग्य और संयोग भी मनुष्य का साथ दे देते हैं, लेकिन सच्ची खुशी और सम्मान अंततः जिम्मेदारी निभाने और सही रास्ते पर चलने से ही मिलता है। हरिया की किस्मत अच्छी थी, पर हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं होता।